Hello students, this is Dilip Pawar, Assistant Professor History working at Government College Nagau। तो कल अपन इटली के यूनिफिकेशन के बारे में बात कर रहे थे, तो जिसमें अपन ने बात की थी प्लोम्बियस पैक्ट के बारे में। प्लोम्बियस पैक्ट जिसके तहत कबूर और नेपोलियन थर्ड के बीच में समझौता हुआ। उस समझौते के तहत जो फ्रांस है वो इटली की मदद करेगा जब ऑस्ट्रिया पे अटैक किया जाएगा, ठीक है। और उसके रिटर्न में जो इटली है फ्रांस को क्या देगा, एक्सचेंज होगा नाइस एंड सेवॉय। कल मैंने इसको नेपल्स और सिसिली पढ़ लिया था, वो गलत था क्योंकि मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है एन और एस, इसलिए मैं खुद ही नहीं समझ पाया क्योंकि काफी पहले ये नोट्स बनाए थे। तो ये नाइस एंड सेवॉय है, तो नोट्स बनाते हुए आपको भी ध्यान रखना चाहिए, बहुत ज्यादा शॉर्ट फॉर्म में नहीं डालने चाहिए। एन और एस का मतलब नेपल्स और सिसिली भी हो सकता है, नाइस और सेवॉय भी हो सकता है। कल मैंने क्रॉस चेक किया तो मुझे पता लगा कि ये नाइस और सेवॉय है, दो जगह है जो फ्रांस को देनी पड़ेगी और बदले में फ्रांस इटली की मदद करेगा ऑस्ट्रिया में आक्रमण के समय में। तो ये एक प्रकार की बहुत ही बड़ी कूटनीतिक विजय थी कबूर की, जिसके बारे में अपन ने कल पढ़ा था। फिर अपन ने बात की थी लोम्बार्डी यूनिफिकेशन, 1858 में ये पैक्ट हो गया। उसके बाद 1859 के अंदर लोम्बार्डी है उसको पीडमोंट सार्डिनिया में मिला दिया गया। कैसे मिला दिया गया? कबूर इंस्टिगेटेड रिवोल्ट अगेंस्ट, में दोबारा रिपीट करूं क्योंकि एक ही पेज बचा है और ये थोड़ा सा गलत भी बोल लिया, नाइस और सिवाय बोलना था मैंने, नेपल्स और सिसिली बोल दिया था। तो लोम्बार्डी को 1859 में पीडमोंट सार्डिनिया के अंदर मिला दिया गया। कैसे मिला दिया गया? क्योंकि लोम्बार्डी में ऑस्ट्रिया का अधिकार था। तो कबूर ने क्या किया, ही इंस्टिगेटेड रिवोल्ट अगेंस्ट ऑस्ट्रिया। कबूर ने लोम्बार्डी में ऑस्ट्रिया के विरुद्ध लोगों को भड़काया, तो ऑस्ट्रिया के खिलाफ विद्रोह हो गया। ऑस्ट्रिया ने अटैक किया और फ्रांस अपने समझौते के तहत, प्लोम्बियस पैक्ट के समझौते के तहत इटली की मदद करने के लिए आ गया। तो इसी अटैक के कारण और इसी विद्रोह के कारण लोम्बार्डी है उसको कैप्चर करने में कामयाब हो गया। पीडमोंट सार्डिनिया यानी इटली, भविष्य का इटली अभी वो पीडमोंट सार्डिनिया का राज्य था। लेकिन क्या हुआ, जैसे लोम्बार्डी पे अधिकार किया गया इटली के द्वारा, उसी समय में फ्रांस ब्रॉट सेकंड थॉट्स, फ्रांस के मन में कोई दूसरा विचार आया और उस समय फोर्सेस को विड्रॉ कर लिया बीच में। हालांकि प्लोम्बियस पैक्ट में समझौता हुआ था इनकी मदद करने का, इटली की मदद करने के लिए, लेकिन शुरू में साथ दिया और बाद में अपने फोर्सेस को विड्रॉ कर लिया। अब इसी कारण क्या हुआ, लोम्बार्डी को तो मिला लिया इटली में, लेकिन वेनेशिया को नहीं मिला पाया। लोम्बार्डी और वेनेशिया दोनों ही ऑस्ट्रिया के अंतर्गत आते रहे। लोम्बार्डी मिला लिया गया इटली के, लेकिन वेनेशिया रह गया। क्यों? क्योंकि फ्रांस या नेपोलियन थर्ड ने बीच में अपनी सेना को वापस बुला लिया। अब फ्रांस ने क्यों विड्रॉ किया, कल भी इसके बारे में बात की थी, अपन थोड़ा जल्दी बात करते हैं क्योंकि कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा हो रही थी। कैजुअलिटीज का मतलब है कि जो सेना है उसमें घायल लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी, फ्रांस के सैनिक मरते जा रहे थे, इसलिए फ्रांस ने विड्रॉ कर लिया। फिर फ्रांस को ये भी लगा यूनाइटेड इटली कुड बी बिगर थ्रेट। फ्रांस को अब ये भी लगने लगा कि आने वाले समय में जब इटली का एकीकरण हो जाएगा, इटली एक मजबूत राष्ट्र बन जाएगा, तो फ्रांस के लिए चुनौती के रूप में उभरेगा। तो इसके बाद अपन देखते हैं कि ज्यूरिक ट्रीटी हुई, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में ज्यूरिक, जिसके अंतर्गत लोम्बार्डी पीडमोंट सार्डिनिया में मिला दिया गया। पहले तो कैप्चर किया गया लोम्बार्डी को, फिर ज्यूरिक ट्रीटी के माध्यम से लोम्बार्डी को पीडमोंट सार्डिनिया में मिला दिया गया, यानी इटली में लोम्बार्डी का एकीकरण हो गया। वेनेशिया अभी भी ऑस्ट्रिया के अंतर्गत था। तो इसी के साथ ही फर्स्ट फेज खत्म हो गया। अब इसके बाद अगला कारण जो उसमें लिखा हुआ है कि फ्रांस ने बीच में विड्रॉ कर लिया, उसका एक और कारण है कबूर रिजाइंड एज किंग, नॉट अलाउड हिम टू कंटिन्यू फाइट एज अवेयर ऑफ। क्योंकि जो कबूर था वो युद्ध को जारी रखना चाह रहा था, ऑस्ट्रिया के खिलाफ जो युद्ध छेड़ा था, लेकिन जो इटली का राजा था उसने कबूर को ऐसा करने से मना कर दिया। क्योंकि एक तो फ्रांस ने मदद करना छोड़ दिया था इटली का, और दूसरा इटली बहुत ही दुर्बल देश था, वह ऑस्ट्रिया का अकेले सामना नहीं कर सकता था। इटली को हमेशा किसी न किसी राष्ट्र की जरूरत पड़ती थी बड़े देशों का सामना करने के लिए। तो इसी कारण कबूर नाराज हो गया, कबूर ने रिजाइन कर दिया प्राइम मिनिस्टर के पद से। लेकिन क्या हुआ, कबूर को तुरंत ही दोबारा बुलाना पड़ गया क्योंकि नॉर्दर्न इटली जो उत्तरी भाग है इटली का, वहां पे रिवोल्ट हो गया। इसका दमन करने के लिए कबूर को दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ा। तो कबूर बैक एज प्राइम मिनिस्टर। तो आपको कबूर ने अपनी स्ट्रेटेजी बदली। कबूर ने कहा कि दे हैव स्टॉप्ड मी फ्रॉम मेकिंग इटली थ्रू डिप्लोमेसी फ्रॉम नॉर्थ। उन्होंने मुझे रोक दिया है कि मैं कूटनीति के सारे उत्तर से इटली का एकीकरण कर सकूं। उन्होंने रोक दिया, यानी किसने रोका? ऑस्ट्रिया ने रोक दिया मुझे, और फ्रांस ने अपनी सेना को विड्रॉ कर लिया। इस कारण मैं उत्तर भाग से इटली का एकीकरण नहीं कर सका। लेकिन आई विल मेक इट थ्रू रेवोल्यूशन फ्रॉम साउथ, लेकिन मैं दक्षिण से
क्रांति करके इटली का एकीकरण करूंगा। तो उसने स्ट्रेटेजी चेंज कर ली, पहले उत्तर से कोशिश कर रहा था, फिर दक्षिण से भी कोशिश करने की इसने अपनी नीति बनाई। फिर अपन देखते हैं कि 1859 के अंदर तो अपन ने देखा कि लोम्बार्डी का विलय हो गया। फिर उसके बाद 1860 में, एक साल के बाद क्या हुआ, यूनिफिकेशन ऑफ 3 राज्य हैं इटली के, परमा, मोडेना, टस्कनी, और उसके अलावा 2 है, रोमागना और बोलोगना, रोमागना और बोलोगना, परमा, मोडेना, टस्कनी। तो इन 5 राज्यों का विलय इटली के अंदर कर दिया गया। तो इस युद्ध में ब्रिटेन है वो तटस्थ रहा था, ब्रिटिश वॉज न्यूट्रल। यहाँ पे विद्रोह हुआ था, तो विद्रोह का फायदा उठाते हुए इन 5 राज्यों को इटली में मिला दिया गया। तो ब्रिटेन तटस्थ रहा था ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध में, क्योंकि इन सभी राज्यों में लगभग ऑस्ट्रिया का अधिकार था, या तो डायरेक्ट अधिकार था या इनडायरेक्ट अधिकार था, या ऑस्ट्रिया के राजकुमार यहाँ पे राज किया करते थे। कुल मिलाकर ऑस्ट्रिया को खदेड़ना था इटली के सभी राज्यों से इटली का एकीकरण करने के लिए, जिसके लिए उनको ब्रिटेन की सहायता की जरूरत पड़ी, फ्रांस की सहायता की जरूरत पड़ी। फ्रांस ने एक्टिव मदद देने की घोषणा की, फ्रांस ने की भी उनकी एक्टिव हेल्प, लेकिन कुछ समय के बाद ही फ्रांस का विचार बदल गया, उन्होंने अपनी सेना को वापस बुला लिया। और दूसरी तरफ ब्रिटेन ने एक्टिव हेल्प की घोषणा नहीं की, ब्रिटेन ने कहा हम तटस्थ रहेंगे, जब ऑस्ट्रिया और इटली के बीच युद्ध होगा तो हम ऑस्ट्रिया की कोई मदद नहीं करेंगे। तटस्थ का मतलब है न्यूट्रल रहेंगे। तो ब्रिटिश न्यूट्रल रहे, फ्रांस ने मदद करने की कोशिश की, बाद में वो पलट गया। तो कुल मिला के इन सभी सिचुएशन का कबूर को फायदा हुआ, इन 5 राज्यों को इटली में मिला दिया गया। कबूर एग्रीड टू गिव नाइस एंड सोवा, जैसा कि प्लम्बियर्स पैक्ट में समझौता हुआ था, प्लम्बियर्स पैक्ट के अंदर, कि फ्रांस मदद करेगा इटली की और इटली को बदले में नाइस और सवॉय देना पड़ेगा फ्रांस को। तो कबूर एग्री कर गया, कबूर फाइनली एग्रीड टू गिव नाइस एंड सवॉय स्टेट्स टू फ्रांस। ये बहुत ही पेनफुल डिसीजन था कबूर के लिए। कल मैं यहीं पे कंफ्यूज हो गया, क्योंकि मैंने उसका नेपल्स और सिसिली पढ़ लिया और आगे चल के यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी इन्फॉर्मेशन है। तो ये नाइस एंड सवॉय है। अब कबूर ने फैसला कर लिया कि नाइस एंड सवॉय को फ्रांस को देगा, लेकिन इट वाज अ वेरी पेनफुल डिसीजन। कबूर के लिए ये बहुत ही कष्ट भरा निर्णय था। कैसे था? क्योंकि जो नाइस राज्य है, NICE, नाइस, वो जो इटली का राजा था उसका खुद का राज्य था, विक्टर इमैनुअल इटली के राजा का नाम था। तो उसका खुद का राज्य था ये, जिसको देना एक बहुत ही चुनौती भरा कार्य था कबूर के लिए। और फिर जो सेवॉय नाम का स्टेट है दूसरा, सेवॉय, SAVOY, सेवॉय नाम का स्टेट, गैरीबेल्डी एक बहुत ही महान नेता रहा है इटली के एकीकरण के अंतर्गत, वहां का राष्ट्रवादी नेता रहा है गैरीबेल्डी। तो जो गैरीबेल्डी है उसका सेवॉय राज्य था। तो इन दोनों राज्यों को इटली से अलग करके फ्रांस को देना बहुत ही कष्ट भरा निर्णय था, लेकिन फिर भी कबूर ने लिया, क्योंकि कबूर को आगे की परिस्थिति के बारे में पता था कि भविष्य में हमें और अंतर्राष्ट्रीय मदद मिलेगी तो हम इसको कभी भी वापस ले सकते हैं। लेकिन एक बार के लिए फ्रांस को देना जरूरी हो गया, क्योंकि प्लम्बियर्स पैक्ट के तहत फ्रांस ने उनकी मदद की थी, जिसके तहत आपको पता है लोम्बार्डी को इटली में मिला दिया गया, लेकिन वेनेशिया रह गया। अब अपन आगे चलते हैं। अब देखो 1860 के अंदर ही क्या हुआ, नेपल्स और सिसिली 2 राज्य थे, जहां पे बुरबॉन वंश का वहां पे राज्य था। बुरबॉन वंश के राजा हैं वो फ्रांस के अंदर भी थे। जब फ्रांसीसी क्रांति हुई उसमें बुरबॉन वंश का राजा लुई 16, ये सारे के सारे बुरबॉन वंश के राजा थे। और जो ऑस्ट्रिया का राज घराना था वो भी बुरबॉन वंश का था। तो दोनों के आपस में पारिवारिक संबंध थे, दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते थे। तो नेपल्स और सिसिली में बुरबॉन वंश का राज था, और नेपल्स और सिसिली में फ्रांस का प्रभाव भी था, क्योंकि फ्रांस के अंदर भी बुरबॉन वंश का राज रहा करता था और ऑस्ट्रिया के अंदर बुरबॉन वंश का राज था। तो कहने का मतलब ये है कि जब नेपल्स और सिसिली, वहां पे फ्रांस है, वह नेपल्स और सिसिली को एकीकृत नहीं होने देना चाहता था इटली के साथ। तो देयर वाज दिस क्वेश्चन ऑफ फ्रेंच फैक्टर, मतलब फ्रांस कभी भी अलाउ नहीं करता ये कि नेपल्स और सिसिली को इटली में मिला दिया जाए। इसलिए कबूर नेपल्स और सिसिली को सीधे तौर पे इटली में नहीं मिला पाया, क्योंकि फ्रांस का फैक्टर था, वहां पे बुरबॉन वंश का शासन था नेपल्स और इटली में। इसलिए कबूर ने क्या किया, स्मार्टली खुद पीछे हट गया, लेकिन उसने आगे किसको किया, गैरीबेल्डी जो दूसरा नेता था राष्ट्रवादी, उसको आगे कर दिया। अब गैरीबेल्डी ही पुट फॉरवर्ड गैरीबेल्डी एज ए प्रॉक्सी, एक प्रॉक्सी के रूप में। प्रॉक्सी का मतलब ये है कि जो कबूर है वो खुद तो पीछे हट गया और गैरीबेल्डी से ये वाला काम कराया कि किसी न किसी तरीके से नेपल्स और सिसिली को मिला दिया जाए। और नेपल्स और सिसिली के साथ और राज्य थे, अम्ब्रिया और मार्चेस, इनका यूनिफिकेशन 1860 में किया गया। अभी कैसे किया गया ये अपन देखते हैं।
गैरिबल्डी है, जब इसके हाथ में कमान मिली, इसको कमांड मिली, तो उसने रेड शर्ट मूवमेंट चलाया। लाल कुर्ती आंदोलन कहा जाता है, रेड शर्ट मूवमेंट आंदोलन, जिसके तहत इसने दक्षिण से जो ऑस्ट्रिया से प्रभावित राज्य थे उन पे आक्रमण बोल दिया, वहां विद्रोह कर दिया। तो रेड शर्ट मूवमेंट के अंतर्गत इसने अपनी इनफॉर्मल गैर आधिकारिक सेना तैयार की और उस सेना ने कार्रवाई करते हुए नेपल्स और सिसिली को छुड़ा लिया ऑस्ट्रिया के प्रभुत्व से या फ्रांस के प्रभुत्व से। नेपल्स और सिसिली को 1860 में छुड़ा लिया। तो नेपल्स और सिसिली का विलय कर दिया गया इटली के साथ 1860 में, बट रिपब्लिकन। लेकिन क्या था, ये एक बहुत ही बड़ी विजय थी जब नेपल्स और सिसिली को इटली में मिला दिया गया गारिबाल्डी के सहयोग के साथ, गारिबाल्डी के विद्रोह के बाद, इसके रेड शर्ट मूवमेंट के बाद में। लेकिन गैरिबाल्डी चाह रहा था कि गणराज्य की स्थापना हो इटली के अंदर। जो एकीकरण इटली तैयार हो रहा था, अलग अलग राज्य उनको शामिल किया जा रहा था धीरे धीरे कूटनीति के माध्यम से, युद्ध के माध्यम से। तो गैरिबाल्डी गणराज्य स्थापित करना चाह रहा था। लेकिन गणराज्य का मतलब क्या है? गणराज्य का मतलब ये कि एक संविधान होगा, संविधान के आधार पे देश का शासन चलाया जाएगा, वहां पे कोई राजा नहीं होगा। गैरिबाल्डी राजा के खिलाफ था, लेकिन कवूर ही वांटेड मोनार्की। कवूर चाहता था कि इटली का एकीकरण एक मोनार्की के अंतर्गत हो, एक राजतंत्र के अंतर्गत हो। तो कवूर चाहता था कि राजा का अस्तित्व बना रहे। लेकिन इसके बावजूद भी गैरिबाल्डी गणतंत्र चाह रहा था, उसके बावजूद भी ही एग्रीड टू एनेक्स टू नॉर्थ इटली मोनार्क। उसके बावजूद भी इसने जो नेपल्स और सिसिली जो उसने जीते थे उसको नॉर्थ इटली के हवाले कर दिया, यानी जो पीडमोंट सार्डिनिया का जो राष्ट्र बन रहा था उसके हवाले कर दिया नेपल्स और सिसिली को, क्योंकि वो एक वृहद राष्ट्रवाद की तरफ देख रहा था। गैरिबाल्डी को लगा कि इटली को एक राष्ट्र के रूप में निर्माण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। गणराज्य है, मोनार्की, ये सारे क्वेश्चन अपन बाद में सेटल कर सकते हैं, ये मेरे मन मुताबिक नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं। लेकिन बड़ी चीज क्या, तो उसने देश के लिए गैरिबाल्डी ने सेक्रीफाइस किया यहाँ पे, इसका बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। और फिर प्लेबिसाइड कराया गया इन राज्यों में, नेपल्स, सिसिली, अम्ब्रिया, मार्चेज में। प्लेबिसाइड का मतलब है जनमत संग्रह, और जिसने इटली के मोनार्क को सपोर्ट कर दिया। जनमत संग्रह में इटली के मोनार्क को बहुत ज्यादा बहुमत मिल गया, तो इनका विलय कर दिया गया। अब इसमें लिखा हुआ है कि सेक्रीफाइस, ये बहुत बड़ी सेक्रीफाइस थी गैरिबाल्डी की। एज तो उसने क्या किया, एक तो उसने अलाव कर दिया जो उसने नेपल्स और सिसिली जीता था उसको इटली में शामिल करने का, नंबर 1 ये इसका सेक्रीफाइस हो गया। फिर दूसरा है कि इसने जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उसकी कमांड वापस कवूर के हाथ में दे दी। तो यानी अब ये इटली के राष्ट्रीय एकीकरण का भी नेता नहीं था, अब जो कमांड है राष्ट्रीय आंदोलन की कवूर के हाथों में सौंप दी गई। तो ये भी इसका सेक्रीफाइस है, और इसलिए पॉलिटिक्स से रिटायर कर गया गैरिबाल्डी इतने क्रूशियल स्टेज के अंदर, क्योंकि अब गैरिबाल्डी की कोई वहां पे जरूरत नहीं थी। अब जो सारी कार्रवाई है वो कवूर को ही करनी थी। तो इस चीज को गैरिबाल्डी समझा। तो देखो जो दो नेता है इनके बीच में समझ किस प्रकार की है, किस प्रकार की इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। क्रूशियल ओकेजन पे गैरिबाल्डी ने कंट्रोल लिया नेशनल मूवमेंट का, क्रूशियल ओकेजन पे उसने कंट्रोल गिव अप कर दिया और कवूर को दोबारा कमांड लेने दिया नेशनल मूवमेंट का। तो इनके बीच में समझ कितनी अच्छी तरीके से बनी हुई थी, तभी तो सफल हो पाया जो इटली है इसका एकीकरण। Garibaldi was stopped to attack Rome after Naples and Sicily win। जब नेपल्स और सिसिली पे अधिकार हो गया था गैरिबाल्डी का, उसने रोम पे भी अटैक करने की सोची, लेकिन इसको रोक लिया गया कवूर के द्वारा, और ये रुक भी गया, इसने कवूर की बात मान भी ली, क्योंकि जो फ्रांस का प्रभाव था रोम के ऊपर, और कवूर अभी फ्रांस से कोई दुश्मनी नहीं चाह रहा था। अब गैरिबाल्डी के बारे में क्या अक्सर सवाल आ जाता है, गैरिबाल्डी और कवूर और माजिनी, इनके बारे में इनका क्या योगदान है, तो इन्हीं चीजों के बारे में ही आपको लिखना पड़ेगा। गैरिबाल्डी का क्या सेक्रीफाइस था, गैरिबाल्डी का क्या योगदान था, उसका कौन सा आंदोलन था, इन्हीं चीजों के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। गैरिबाल्डी के बारे में अगर अपन बात करें, ही वाज अ मैन ऑफ एक्शन, वो एक्शन लेना जानता रहा, जो उसने शब्द कहे उसको इम्प्लीमेंट करना जानता रहा। एज सोर्ड ऑफ इंटरनेशनलिज्म एंड यूनिफिकेशन, गैरिबाल्डी को इटालियन नेशनलिज्म और एंड यूनिफिकेशन, गैरिबाल्डी को इटली के राष्ट्रवाद की तलवार कहा जाता है। इसको तलवार क्यों कहा जाता है गैरिबाल्डी को? क्योंकि इसने मिलिट्री एक्शन लिया, इसने रेड शर्ट मूवमेंट चलाया और उसके बाद नेपल्स और सिसिली को अपने अधिकार में किया, इसलिए उसको सोर्ड ऑफ इटालियन नेशनलिज्म एंड यूनिफिकेशन कहा जाता है, तलवार कहा जाता है, इटली के एकीकरण की तलवार गैरिबाल्डी को। ही वाज अ रिपब्लिकन येट फॉट अंडर पीडमोंट सार्डिनिया किंग। गैरिबाल्डी की और मानता क्या है, वह गणराज्य
का सपोर्टर था, उसके बावजूद भी वो पीडमोंट सार्डिनिया के राजा के अंतर्गत लड़ा, उसके कमांड में लड़ा। पीडमोंट सार्डिनिया का जो राजा था विक्टर इमैनुअल, एंड हैंडेड नेपल्स एंड सिसिली टू द क्राउन। और जो जो राजा था पीडमोंट सार्डिनिया का, उसको नेपल्स और सिसिली इसने हवाले कर दिया। पेट्रोटिज्म आउटवेड्स हिज कन्विक्शंस, बहुत अच्छी इसमें लाइन लिखी हुई है कि जो उसकी देशभक्ति थी गैरिबल्डी की, वो उसके विचारों से, उसकी आस्था से कहीं ऊपर थी। गैरिबल्डी की जो देशभक्ति है वो उसके विचार और आस्था से कहीं ज्यादा ऊपर थी। यानी इसने सर्वोपरि किसको रखा? राष्ट्रवाद को, देशभक्ति को उसने सर्वोपरि रखा गैरिबल्डी को। तभी इसने अपने खुद का जो गणराज्य बनाना चाहता था उसको भी इसने खुद ही ने रिजेक्ट कर दिया और कमांड है वो कबूर के हाथ में सौंप दी। अब इसके बाद एक और स्टेटमेंट है जो अक्सर एग्जाम में आ जाता है, पेट्रोटिज्म अ ग्रेट रिवॉर्ड, आई डू नॉट वांट एनीथिंग, लॉन्ग लिव इटली। अब जब इसने कमांड कबूर के हाथ में दे दी तो ये पॉलिटिक्स से रिटायर हो गया गैरिबल्डी और अपने गांव में जाके खेती बाड़ी करने लगा। तो इसने एक बात कही थी जाने से पहले, पेट्रोटिज्म इज अ ग्रेट रिवॉर्ड, कि देशभक्ति एक बहुत बड़ा इनाम है जो मुझे मिला है और मुझे कुछ और नहीं चाहिए। लॉन्ग लिव इटली, और इटली युगों युगों तक जीवित रहे। फिर कबूर, अब कबूर के बारे में इसमें आगे लिखा हुआ है कि कबूर डाइड इन 1861। अब 1860 तक की अपन ने बात की, लेकिन 1861 में कबूर की मृत्यु हो जाती है। और कबूर के बारे में क्या लिखा हुआ है? कबूर कन्वर्टेड इंस्पिरेशन ऑफ माजिनी, माजिनी ने यंग इटली मूवमेंट चलाया था शुरू के अंदर, आपको पढ़ाया था जिसके बारे में। तो जो प्रेरणा थी यंग इटली आंदोलन की या माजिनी की जो प्रेरणा थी उसको डिप्लोमेटिक फोर्स में कन्वर्ट किया था कबूर ने। यानी जो माजिनी है उसने तो केवल वैचारिक आधार तैयार किया था इटालियन यूनिफिकेशन का, लेकिन उस वैचारिक आधार को, उस वैचारिक आधार का राजनीतिकरण किया कबूर के द्वारा। यानी एक तरह की जो कूटनीतिक जो योगदान रहा है वो कबूर का सर्वाधिक रहा है, माजिनी का वैचारिक योगदान रहा है। यानी दोनों की आवश्यकता थी, पहले विचार आएंगे उसके बाद तो आप उसका राजनीतिकरण कर पाओगे या फिर पॉलिटिकल एक्शन ले पाओगे उन विचारों के आधार पर। तो माजिनी के विचार थे और उन विचारों को आधार बनाते हुए कबूर ने पॉलिटिकल और मिलिट्री एक्शन लिया, डिप्लोमेटिक एक्शन लिए, यानी कूटनीतिक एक्शन लिए। और उसने माजिनी की प्रेरणा को डिप्लोमेसी में बदला। फिर दूसरा क्या है, इसने गैरिबल्डी की सोड, जो गैरिबल्डी की तलवार थी जिसके बारे में अपन ने बात की थी, इसने गैरिबल्डी की तलवार को एक राष्ट्रीय हथियार बनाया, नेशनल वेपन। ही कन्वर्टेड द सोड ऑफ गैरिबल्डी इनटू अ नेशनल वेपन। तो उसने राष्ट्रीय हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गैरिबल्डी का। तो इसका कहने का मतलब क्या है, दोनों के बारे में आप लिख सकते हो। यहाँ पे माजिनी की प्रेरणा को पॉलिटिकल एक्शन में बदला और दूसरा जो उसकी तलवार थी उसको एक राष्ट्रीय हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। अब इसने कैसे किया जिसके बारे में अपन बात कर चुके हैं। काउंटर्ड इलीगल एंथुसियाज्म ऑफ गैरिबल्डी, ये योगदान है कबूर का। ये जो कबूर है उसने इल गाइडेड एंथुसियाज्म, जो अति उत्साहवादी नीति गैरिबल्डी अपनाना चाह रहा था नेपल्स और सिसिली की विजय के बाद में, तो उसको कबूर ने चेक किया, उसको रोका, क्योंकि वो गलत होता है इटली के लिए। क्योंकि गैरिबल्डी क्या चाह रहा था, नेपल्स और सिसिली जीतने के बाद जैसे मैंने बताया वो रोम पे अटैक करना चाह रहा था। रोम में फ्रांस की सेना स्थापित हो रखी थी वहां पे, तो रोम को हराना असंभव काम था गैरिबल्डी के लिए या पीडमोंट सार्डिनिया के लिए। इसलिए कबूर ने उसको एन वक्त पे रोका और जो गैरिबल्डी है उसने अपने राष्ट्रीय नेता कबूर की बात मान भी ली। ही कंप्लीटेड वर्क ऑफ दीज टू, तो कबूर ने क्या किया, जो प्रेरणा का कार्य, जो वैचारिक कार्य माजिनी ने किया था और जो मिलिट्री एक्शन गैरिबल्डी का जो विद्रोह है, जो उसका लाल कुर्ती आंदोलन है, उनके कार्यों को पूर्ण किया। किसने? कबूर ने। ही कंप्लीटेड द वर्क ऑफ दीज टू। इसके अलावा कबूर की खास बात क्या थी, ही बिलीव्ड इन पार्लियामेंट्री फॉर्म नॉट एटोक्रेसी। ठीक है, कबूर राजतंत्र की स्थापना करना चाह रहा था, लेकिन एक लिबरल मोनार्की की स्थापना करना चाह रहा था। वो तानाशाही की स्थापना नहीं करना चाह रहा था कबूर। ठीक है, वो राजा का रूल चाह रहा था, इटली में एकीकृत होने के बाद भी राजा का रूल रहा, लेकिन ही वांटेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि इटली में राजा का रूल हो लेकिन उसके साथ साथ वहां पे एक पार्लियामेंट भी हो जहाँ पे जनता के प्रतिनिधि भी चुन के जाए। तो राजा के नाम पे वो तानाशाही नहीं चाह रहा था, वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाह रहा था। जैसे अपन बात करें ब्रिटेन में भी मोनार्की है, ब्रिटेन में भी महारानी है, आज भी है, लेकिन वास्तव में सत्ता किसके पास होती है? सबको पता है, प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। तो कुछ इस प्रकार की व्यवस्था कबूर चाह रहा था। फिर अपन आगे बात करते हैं। अब जो अपन ने बात की थी लोम्बार्डी तो इटली में मिला दिया गया था 1859 में,
लेकिन वेनेशिया को 1866 में मिलाया, तो अब इटली को वेट करना पड़ा। कबूर की तो मृत्यु हुई 1861 में, फिर उसके बाद इटली को जस्ट वेट करना पड़ा कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां इस प्रकार से हो। प्रशिया भी युद्ध करना चाह रहा था इटली से, तो इटली को जस्ट इस चीज का वेट करना था कि कब प्रशिया भी अपना एकीकरण करना चाह रहा था जर्मनी के अंदर, जर्मन यूनिफिकेशन जिसे कहा जाता है। कब प्रशिया अंतर्राष्ट्रीय मदद के साथ ऑस्ट्रिया को हराया, उसका फायदा इटली को मिले। तो अब देखो 1866 में कैसे वेनेशिया है वो इटली में मिल गया। प्रशिया और ऑस्ट्रिया के बीच में युद्ध हुआ, सेडोवा का युद्ध, सडोवा, उसका फायदा इटली को मिल गया। तो अपन जर्मन यूनिफिकेशन में भी इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हेल्प्ड बाय विक्टर इमैनुअल सेकंड, तो प्रशिया की मदद किसने की? विक्टर इमैनुअल सेकंड। कबूर तो मर चुका था उस समय में, तो जो इटली का राजा था विक्टर इमैनुअल सेकंड, उसने प्रशिया की मदद की ऑस्ट्रिया के खिलाफ सडोवा के युद्ध में। और फिर इस युद्ध में ऑस्ट्रिया की हार भी, तो वहां जर्मनी के एकीकरण में भी फायदा मिल गया और यहाँ पे इटली के एकीकरण में भी फायदा मिल गया। और इसी तरह जब ऑस्ट्रिया हार गया प्रशिया और इटली के साथ कंबाइंड फोर्सेस के सामने, तो वेनेशिया को ऑस्ट्रिया से छीन लिया गया और इटली में मिला दिया गया। फिर अब लास्ट बचता है इटली का, अब फिर वेट करना पड़ा, देखो 4 साल का। लास्ट बचता है रोम। रोम पे फ्रांस की सेना तैनात थी, इसलिए रोम पे आक्रमण करके रोम को इटली में मिलाना आसान नहीं था। तो 1870 में ऐसी परिस्थितियां मिली। देखो इटली ने कितना एक डिप्लोमेटिकली वेट किया, साइलेंट अप्रोच रखी। कितने साल, देखो 1861 में कबूर की मृत्यु हो गई, 1807 में लास्ट यूनिफिकेशन हुआ है, फिर उसके बाद 6 साल इंतजार किया इटली ने, फिर उसके बाद और 4 साल इंतजार किया, जल्दबाजी नहीं की यहाँ पे इटली ने। तो 1870 में प्रशिया और फ्रांस के बीच में युद्ध हुआ। तो 1866 में सडोवा का युद्ध प्रशिया और ऑस्ट्रिया के बीच में हुआ, लेकिन 1870 में जो युद्ध है वो प्रशिया और फ्रांस के बीच में हुआ। अब इसमें भी फ्रांस की हार हो गई, तो फ्रांस विड्रू आर्मी, क्योंकि जब प्रशिया फ्रांस के बीच में युद्ध चल रहा था, तो जो सेना फ्रांस ने रोम में रख रखी थी उस सेना को प्रशिया के खिलाफ इस्तेमाल करना था, इसलिए रोम में रखी हुई सेना को फ्रांस ने बुला लिया ताकि प्रशिया के खिलाफ युद्ध लड़ सके। और विक्टर इमैनुअल को मौका मिल गया, जैसे फ्रांस की सेना ने रोम छोड़ा तो उसने पीछे से इटली ने रोम को भी अपने अंदर शामिल कर लिया। तो ये अपन देखते हैं कि सभी के सभी राज्य इटली में मिल गए। और पीडमोंट सार्डिनिया का नाम अब पीडमोंट सार्डिनिया नहीं रहा, और पीडमोंट सार्डिनिया का नाम बदल के हो गया इटली। उसी प्रकार से जर्मनी के ने प्रशिया ने सारा एकीकरण किया, और एकीकरण के पश्चात प्रशिया नाम नहीं रहा, प्रशिया को तो जमीन में दफना दिया गया, और जो अलग नाम निकल के आया था वो था जर्मनी। तो उसी प्रकार से यहाँ पे इटली में भी ऐसा हुआ। इटली का एकीकरण रोम के कब्जे के साथ ही कंप्लीट हो गया। विक्टर सेकंड, अब देखो जो मैं बार बार बात बोल रहा था, पेशेंस। विक्टर सेकंड के बारे में क्या लिखा हुआ? पेशेंस रिवार्डेड। जो उसने इंतजार किया चुप रह के 4 साल 6 साल का, तो उसको इनाम मिला पेशेंस रखने का, धीरज रखने का। एज अर्लियर गैरिबाल्डी नॉट अलाउड टू अटैक, क्योंकि आपको पता है कि शुरू में जब लाल कुर्ती आंदोलन चल रहा था गैरिबाल्डी का, उसने नेपल्स और सिसिली पर अधिकार कर लिया था, तो गैरिबाल्डी को कबूर और इटली के राजा के द्वारा रोका गया कि वो आगे रोम पे आक्रमण ना करे, क्योंकि रोम में शक्तिशाली फ्रांस की सेना है। तो उसने पेशेंस रखा विक्टर इमैनुअल सेकंड के, रोम भी हमारे पास आएगा, हमें अभी इंतजार करना है, अभी समय सही नहीं है वहां पे अटैक करने का। फिर 1870 में इनके झोली में आ गिरा जो रोम में बैठे बैठे, क्योंकि प्रशिया फ्रांस के बीच में युद्ध हुआ, फ्रांस ने अपनी सेना को वापस बुला लिया रोम से, और इसका फायदा विक्टर इमैनुअल सेकंड ने उठा लिया, रोम को आसानी से अपने अंतर्गत मिला लिया। अगर पहले जल्दबाजी करके रोम को अपने अंदर शामिल करने लगते गैरिबाल्डी या जो विक्टर इमैनुअल है मिलकर युद्ध लड़ते फ्रांस के साथ, तो फ्रांस उनको आसानी से हरा सकता है, क्योंकि फ्रांस बहुत शक्तिशाली राष्ट्र था। Garibaldi was not allowed to attack Rome just after the inclusion of Naples and Sicily in 1860. तो देखो एक लास्ट लाइन है जो इटली यूनिफिकेशन के बारे में कह रही है कि इटालियन यूनिफिकेशन बाय माजिनीज मॉरल। देखो तीनों को कंबाइन कर रखा है, तीनों के रोल को। अब इसके बारे में अगर आंसर लिखना पड़े तो तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा जो यहाँ पे रेलेवेंट है। इटालियन यूनिफिकेशन वाज डन बाय माजिनीज मॉरल एंथुसियाज्म, यानी जो माजिनी का नैतिक उत्साहवाद था, और गैरिबाल्डी की जो तलवार थी, और कबूर की जो कूटनीति थी, एंड अ गुड सेंस ऑफ विक्टर इमैनुअल सेकंड, और जो बुद्धिमत्ता जो विक्टर इमैनुअल सेकंड ने दिखाई, इन सबके कॉम्बिनेशन से इटली का निर्माण हुआ। अब यहाँ पे माजिनी का मॉरल एंथुसियाज्म क्या है, माजिनी का नैतिक उत्साहवाद यहाँ पे क्या है, गैरिबाल्डी की तलवार यहाँ पे क्या है, और कबूर की कूटनीति यहाँ पे क्या है, और जो विक्टर इमैनुअल सेकंड है इसका गुड सेंस या उसकी बुद्धिमत्ता क्या है, उसका वाइज एक्शन क्या है। अब
अभी 4 चीज के बारे में जो मैंने पढ़ा है आंसर उसी में से आके निकलेगा। मॉरल एंथुसिज्म के बारे में आप 2 पॉइंट लिख दोगे, आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है। गैरीबल्डी की तलवार के बारे में आप 2 पॉइंट लिख दोगे। कपूर की डिप्लोमेसी के बारे में इन्हीं में से निकाल के 2 पॉइंट लिख दोगे। और जो बुद्धिमत्ता है, जो गुड सेंस है विक्टर इमैनुअल का, उसके बारे में 2 आप चीजें लिख दोगे। जैसे एक तो यही हो गया, इसका गुड सेंस क्या है विक्टर इमैनुअल को, उसने पेशेंस रखा, उसने धीरज रखा। तो कहने का मतलब ये जो आईएएस के एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते। आप ये देखो कितना घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रखा है, 3-4 चीजों को आपस में कंबाइन करके है। तो अगर आपने अच्छा मैटर पढ़ा है, आंसर उसी में से लिखना है, लेकिन आपको डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा। आपको कुछ आंसर आपको यहाँ से उठाना पड़ेगा, कुछ आंसर यहाँ से उठाना पड़ेगा, कुछ आंसर आपको यहाँ से उठाना पड़ेगा। उनको अपने दिमाग के हिसाब से कंबाइन करके इसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा। तो इसी के साथ ही अपनी डिस्कशन खत्म करते हैं यहाँ पे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।